13 और 14 फरवरी के जो भी महत्वपूर्ण न्यूज हैं, जो न्यूज़पेपर में रहे हैं और अलग अलग सोर्सेज में आए हैं, उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहला न्यूज जो है हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है उसका फेज 4 और फेज 5 जो है उसका विस्तार किया गया है, और उसके बाद जो दिल्ली का मेजेंटा लाइन है वो सबसे बड़ा लाइन बन गया है। ठीक है ना, मतलब सबसे ज्यादा लेंथ का जो दिल्ली मेट्रो का फेज है वो मेजेंटा लाइन वाला है। हम लोगों के लिए एग्जाम पर्पज से ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, याद बस इतना रखना है कि मेजेंटा कलर जो है वो लाल और नीला को मिलाकर बनता है। ठीक है ना, इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। ये द्वितीयक रंग होता है, सेकेंडरी कलर है। लाल और नीला को मिलाया जाता है सही रेशियो में, तब मेजेंटा बनता है। वही सयान की बात कीजिएगा, सयान कलर, तो ये नीला और हरा को मिलाकर बनता है। ठीक। अगला न्यूज देखिए क्या कह रहा है। भारत पूर्वोत्तर में अपनी पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी असम में शुरू करने जा रहा है। और कहाँ होगा ये, तो डिब्रूगढ़ मोरान नेशनल हाईवे पर बनाया जा रहा है, जो चीनी सीमा के पास है। क्या होता है कि बहुत सारा जो है ना नेशनल हाईवे होता है जो बहुत बेहतर क्वालिटी का होता है, जिसमें रोड वगैरह स्ट्रेट पाथ कहीं पे रहता है। तो उसको क्या करता है कि जो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कई बार हमारी जो वायुसेना है वो प्रयोग करती है। ठीक है ना। तो यूपी में आपको पता होगा कि गंगा एक्सप्रेस वे है, वहां पे इस प्रकार की सुविधा है। राजस्थान के कुछ जो नेशनल हाईवेज हैं वहां पर भी इस तरह की सुविधाएं स्थापित की गई हैं। जोधपुर जी हाँ। और उत्तर भारत का जो है ना पहला, वो असम में बनाया जा रहा है, डिब्रूगढ़ मोरान नेशनल हाईवे पे। ठीक है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीन के सीमा के साथ जो है असम का सीमा लगता है। तो उस क्षेत्र में अगर इस तरह का अगर हम लोग इमरजेंसी फैसिलिटी स्थापित करते हैं तो बाद में जो सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगा। थर्ड न्यूज है, रूस में अब व्हाट्सएप को बैन कर दिया है। ठीक है, तो मेटा कंपनी का नाम है। ठीक है, मदर कंपनी है मेटा। मेटा के अंतर्गत आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप आता है। तो रूस में जो है वो व्हाट्सएप को बैन कर दिया गया है। अगला न्यूज है, मेडागास्कर में एक चक्रवात आया है जिसका नाम है गेजानी। ठीक है, नाम क्या है, गेजानी। मेडागास्कर किस महादेश में आता है बताइए, मेडागास्कर किस महादेश में आता है? अफ्रीका। अफ्रीका में आता है और इंडियन ओशन में है। ठीक है ना, तो मेडागास्कर याद रखिए। गेजानी नाम का तूफान यहाँ पे आया है। अगला न्यूज है, गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो इसको हम लोग कल डिटेल में देख चुके थे। कितने अंतरों को गाना है अब? पूरे 6 अंतरों को गाना है। ठीक है, पहले जो है इतना नहीं था, पहले सिर्फ 2 अंतरे गाने थे। अब पूरे 6 अंतरे उसको जो है इसके अंदर बाध्य कर दिया गया है। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। भारत जी बताइए। 3 मिनट 10 सेकंड का। ठीक है। अगला न्यूज है, भारत नेट, म्यूट कर लेंगे सब लोग, म्यूट कर लीजिए। ठीक है ना। भारत नेट भारत को डिजिटल रूप से एक सशक्त समाज में बदल रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल रहे हैं। हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भारत नेट। भारत नेट क्या है? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ना ही भारत नेट परियोजना का मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, तो हमारे लिए बस ये भारत नेट क्या है इसको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है ना, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला न्यूज है, आज से सेवा तीर्थ होगा प्रधानमंत्री कार्यालय। आपको पता होना चाहिए कि पीएमओ जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उसका नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर देने की घोषणा हुई थी, और आज से 14 फरवरी से जो है ये लागू हो गया है। ठीक है ना। लास्ट मीटिंग जो है पीएमओ में 13 फरवरी को हुआ था, और 14 फरवरी से वो पीएमओ चेंज हो गया। ठीक है। इसके अलावा जो पीएमओ हुआ करता था वो पार्लियामेंट के साउथ ब्लॉक में था। ठीक है, साउथ ब्लॉक एक क्षेत्र है, वहीं पर था। और साउथ ब्लॉक को हार्बर्ट बेकर नाम के एक इंजीनियर थे, वही डिजाइन किए थे। आप लोगों को पता होगा, पढ़ते भी हम लोग, कि दिल्ली जो है, दिल्ली उसको कौन बसाया है या उसकी प्लानिंग कौन किया है, तो हम लोग लुटियंस का नाम पढ़ते हैं, लुटियंस दिल्ली। ठीक है ना। तो लुटियंस के साथ बेकर का नाम भी याद रखिएगा, कि जो दिल्ली का साउथ ब्लॉक है उसका डिजाइन करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। मिस्र में मिले तमिल ब्राह्मी लिपि के शिलालेख। मिस्र, इजिप्ट, इसकी राजधानी कहाँ है? काहिरा। नील नदी के किनारे जो है मिस्र सभ्यता स्थापित हुई थी। तो वहां से तमिल ब्राह्मी लिपि के शिलालेख मिले हैं, और आज से 2000 वर्ष पुराने हैं। ठीक है, यानी पहली से तीसरी शताब्दी के बीच के पाए, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि पहली से तीसरी शताब्दी के आसपास के हैं।
ठीक है। और कहाँ पे मिला है? तो इजिप्ट में जो वैली ऑफ किंग्स है, यानी राजाओं की घाटी, जो एक शाही कब्रिस्तान है, वहां पर आपको ये तमिल और ब्राह्मी के शिलालेख मिले हैं। अच्छा, इसमें मिला क्या है, कौन सा वर्ड मिला है? तो शब्द का नाम है चिकाई कोरन। ठीक है। अब ये शब्द जो है अब किसी राजा से जुड़ा हुआ था या क्या था, अब धीरे धीरे इस पे रिसर्च होगा तो पता चलेगा। याद रखिएगा कि ये इजिप्ट में जो है वो ब्राह्मी और तमिल दोनों भाषाओं में शिलालेख मिला है। शब्द है चिकाई कोरन। आगे चलते हैं, किम्बरली प्रक्रिया। ठीक है, किम्बरली के बारे में पता होना चाहिए आपको। ये हीरा का खदान है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका का हीरा का खदान है किम्बरली। तो यहीं पर जो है हीरा को लेकर मतलब कुछ अतीत इसका रहा है, उसी के कारण जो है ना किम्बरले प्रक्रिया शुरू किया गया था। इसके तहत क्या हो रहा है कि हीरा जो होगा ना, जिसका उत्खनन होगा, उसको सेफली निकालना है। ठीक है, सेफली निकालना मतलब दुर्घटना वगैरह से बचना है। इसके अलावा विद्रोही समूह या आतंकवादी समूह वगैरह जो है उसको हीरा के खोज से या उसको एक्सकेवेट करने से, निकालने से प्रतिरोध करना है, रोकना है। क्योंकि हीरा क्या होता है, बहुत महंगा होता है। वो लोग इसको बेचकर और उससे जो पैसा होगा उसको आतंकवादी या विद्रोही कामों में लगा सकते हैं। तो इसीलिए जो है ना हीरा को सही इस्तेमाल करने के लिए जो है ये किम्बरली प्रक्रिया लाया गया था। भारत जो है उसको 2026 का अध्यक्षता मिला है। इतना याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किम्बरली प्रक्रिया किस चीज से जुड़ा हुआ है। तो हीरा बताइएगा, हीरा उत्खनन। इसका अध्यक्षता 2026 में कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। ठीक है ना, इतना याद रखना। इसमें कुल मिलाकर 85-86 देश जो है शामिल है। ठीक है, कहाँ का शहर है किम्बरले? तो दक्षिण अफ्रीका का है, याद रखना है। कब से शुरू हुआ है? 2003 से किम्बरले प्रक्रिया शुरू हुआ था। आगे चलते हैं, परमाणु क्षेत्र। भारत को 2047 तक 100 गीगावाट क्षमता तक पहुंचाने का लक्ष्य। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत सरकार का लक्ष्य क्या है? तो 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा स्थापित करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा भी गया है कि चरणबद्ध तरीके से इसको हासिल किया जाएगा। 2031-32 में जो है 22,380 मेगावाट स्थापित करना है। फिर 2047 तक 100 गीगावाट स्थापित करना है। इसके अलावा अभी इसी साल 2025 के दिसंबर में एक शांति बिल आया था। ठीक है, शांति बिल, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जो है निजी भागीदारी को अलाउ करेगा, प्राइवेट एंटिटीज को अलाउ करेगा। ठीक है ना, तो इसको भी याद रखिएगा। हम लोगों के लिए शांति बिल इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। शांति बिल का पूरा नाम क्या है? तो मैं बता देता हूं, इसका पूरा नाम है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, शांति बिल क्या है? सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यहाँ देखिए शांति में आपको एन दिख रहा होगा, एन से न्यूक्लियर एनर्जी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ आपको मैप दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि कौन कौन सा न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, चलिए बताइए तो गुजरात में कौन सा है? गुजरात में काकड़ापाड़ा। कर्नाटक में कौन सा है? कर्नाटक में कैगा। राजस्थान में रावत भाटा। ठीक है, राजस्थान में रावत भाटा। यूपी में कौन सा है? यूपी में नरोरा। ठीक है, और तमिलनाडु में कौन कौन सा है? उडनकुलम और कल्पक्कम। अच्छा, और कोई बच भी गया है क्या? तारापुर महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया है ना, तो इसको भी याद रखना है। एक असम में विस्तार किया गया है, कामरूप प्रस्तावित है ना। हाँ ठीक, एक बिहार में भी तो है, रजौली में, वो सब प्रस्तावित है। ठीक है, SMR वगैरह बनेगा, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। अब इसको बताएंगे भी आगे चल के। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या कह रहा है? भारत के सबसे बड़े रक्षा सौदे से वायुसेना को मिलेगा 114 राफेल। तो अभी जो है एक नया एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत फ्रांस से भारत को 114 और जो है राफेल विमान मिलने वाला है। ठीक है, राफेल के साथ याद रखिएगा कि भारत सरकार अभी वर्तमान में भी 36 राफेल का सौदा किया था। और राफेल बनाती कौन सी कंपनी है? तो उसका नाम है डसॉल्ट एविएशन। ठीक है, नाम क्या है? डसॉल्ट एविएशन। पूछा जा सकता है कि डसॉल्ट एविएशन किस देश की कंपनी है? तो ये फ्रांस की कंपनी है। ठीक है,
114 राफेल खरीदे जाएंगे, जिसमें से 18 राफेल जो है वो निर्मित होगा फ्रांस में और डायरेक्ट आएगा और जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और 96 राफेल जो है उसको भारत में बनाया जाएगा, ठीक है, यहीं पे असेंबलिंग किया जाएगा और इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट भारतीय भी यूज होगा। इसको याद रखना है। टोटल कितने राफेल हैं? 114 है। आगे चलते हैं। अगले हफ्ते ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा भी आएंगे भारत, ठीक है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का एक देश है, महत्वपूर्ण देश है। ब्राजील की राजधानी कहाँ है बताइए? ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्राजीलियाई। ब्राजीलिया, ठीक है। अब देखिए, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा आ रहे हैं। क्यों आएंगे? आपको बताया गया है कि 18 से 22 फरवरी के मध्य जो है भारत में, दिल्ली में जो वहां पे कौन सा मंडपम है, बताइए क्या नाम है उसका? भारत मंडपम। वहां पे एआई इम्पैक्ट समिट होने वाला है, ठीक है ना। एआई इम्पैक्ट समिट, ये पहला आयोजन है एआई इम्पैक्ट समिट का, उसमें भाग लेने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा लूला डिसिल्वा भारत इस बार 1-2 बार और आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स, उसका भी मीटिंग भारत में होने वाला है, ठीक है ना। तो इसको भी याद रखिएगा, लूला डिसिल्वा आने वाले हैं। इसके अलावा अन्य बहुत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी आएंगे, तो जैसे जैसे न्यूज में मिलता जाएगा उसको पढ़ते चलेंगे हम लोग। देखिए न्यूज क्या है अगला। कक्षा 3 से ही शुरू की जाएगी एआई आधारित शिक्षा। ये धर्मेंद्र प्रधान बोले हैं। धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा जो है ये अनाउंस किया गया है कि भारत में जो है कक्षा 3 से अब एआई की शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। तो इतना याद रखना है। पूछा जा सकता है किस क्लास से शुरू किया जाएगा। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने को भाजपा सांसद दुबे ने पेश किया प्रस्ताव, ठीक है। ये प्रस्ताव का नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है सब्सटेंटिव मोशन, ठीक है, सब्सटेंटिव मोशन। क्या संविधान में इस तरह के किसी मोशन का जिक्र है? तो ऐसा जिक्र नहीं है, ठीक है। ये लोकसभा के नियम 352 और 353 के तहत इस तरह का एक मोशन, इस तरह का जो है एक मोशन लाने की बात चलती है, ठीक है। नाम क्या है? सब्सटेंटिव मोशन, सब्सटेंटिव मोशन, ठीक है। मतलब बात क्या है कि आपको पता होगा कि हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष, वो विपक्ष के नेता हैं, एलओपी, उनके द्वारा अभी बहुत सारा प्रश्न उठाया जा रहा है ना। चाहे आप भारत अमेरिका रिलेशन को लेकर बात कीजिए, या व्यापार जो समझौता हुआ है उसको लेकर बात कीजिए, या फिर आपको पता होगा कि अभी जो एप्स्टीन फाइल जो है, उसमें बहुत सारा भारतीय जो नेता हैं उनका नाम आ रहा है, तो उसको लेकर जो प्रश्न उठा रहे हैं, तो इसी के विरोध में नशिकांत दुबे है ना, झारखंड से, ये लोकसभा में चयनित होते हैं, उनके द्वारा ये सब्सटेंटिव मोशन लाया जा रहा है, ठीक। आगे चलते हैं। मोदी आज करेंगे सेवा तीर्थ यानी कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन। तो ये बताया जा चुका है, पीएमओ इसका नाम बदलकर कर्तव्य भवन कर दिया गया है। इसके अलावा जो गवर्नर्स हाउस होता है उसका नाम क्या पड़ा है बताइए? तो गवर्नर्स हाउस को क्या बोल देंगे? बताइए, किसी को पता है तो बताइए, कर्तव्य भवन को क्या बोलेंगे? सचिवालय सदन। ठीक है। अगला है, जल्द आएगी सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति, मुख्यमंत्री, है ना। बिहार सरकार जो है, आपको पता होगा कि 7 निश्चय लाती है हर 5 साल पर। तो अभी 7 निश्चय पार्ट 3 जो है वो बिहार में चल रहा है, जो कि 2026 से 30 तक क्रियान्वित रहेगा। इसी में सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन करके जो है 7 निश्चयों में एक निश्चय ये भी है, सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, ठीक है। तो इसी की पूर्ति के लिए क्या किया जा रहा है? तो जो हेल्थ सेक्टर है, जो स्वास्थ्य है, उसके तहत जो जो डॉक्टर्स होते हैं उनको प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लग जाएगा। यानी जो डॉक्टर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं, वो अगर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और इस क्षेत्र में और भी प्रगति धीरे धीरे आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, अनीमिया दिवस मनाया गया है। तो एक रिपोर्ट आया है कि बिहार में 63% महिलाएं हैं अनीमिया से पीड़ित। अनीमिया के बारे में बताइए, किन्हीं को पता हो तो, किस चीज से जुड़ा हुआ? आयरन की कमी से होने वाले। बिल्कुल। और क्या होता है इसमें बताइए, और क्या चीजें होती हैं इसमें, बताइए बताइए। अनीमिया में सिकल सेल अनीमिया के बारे में पता होगा? हेलो।
क्या हो गया, नहीं पता है आप लोगों को? पढ़े में बट अनीमिया में क्या होता है, रक्त अल्पता हो जाता है ना, और इसमें आयरन की कमी होती है, आयरन की कमी खास करके महिलाओं में ये समस्या देखी जाती है, ठीक है। और एक प्रकार से बहुत गंभीर बीमारी होती है महिलाओं में। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो आया था, उसके तहत जो आंकड़े आए थे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में, उसमें बताया गया था कि अनीमिया के कारण ही जो है फीमेल फर्टिलिटी रेट है, इसके अलावा मातृत्व दर होता है, इन सब में बहुत ज्यादा जो है समस्याएं देखी जाती हैं, ठीक है। तो महिलाओं में खास करके जो है समस्याएं देखी जाती है। ये दूर कैसे होगा, तो आप आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, इन सब का जो है सेवन करेंगे, हरी पत्तेदार सब्जी खाएंगे, चुकंदर, अनार, खजूर, गुड़, मूंगफली, ये सब लेना है, विटामिन C का सेवन करना है, ठीक है, और चाय और कॉफी से परहेज करना है। अच्छा, सिकल सेल अनीमिया के बारे में बताएं। भारत सरकार इसके लिए खास कदम उठा रही है। कारण क्या है, अगर आपको पता होगा कि जो RBC होता है उसका शेप जो है ना, वो सिंपल सीधा होता है, इस तरीके से, ठीक है, सिंपल सीधा होता है, जो कि हमारे ब्लड के साथ बहुत तेजी से फ्लो कर जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ब्लड का जो RBC है, सेल, RBC सेल, वो सिकल की तरह हो जाता है। सिकल मतलब हसुआ जो होता है, कचिया हसुआ, उसके तरह हो जाता है, सिकल सेल की तरह। जैसे ही ये शेप टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो इसके कारण इसका जो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, वो रुक जाता है, वो स्लो हो जाता है, जिसके कारण ये बीमारी और गंभीर हो जाती है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। बिहार में 63% महिलाएं जो है अनीमिया से पीड़ित हैं। BPSC में जब आप ऐसे वगैरह लिखेंगे या स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौती वगैरह बताएंगे, तो उसमें आप बता सकते हैं, इन आंकड़ों को दे सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला न्यूज देखते हैं। खेलों को बढ़ावा देने में बिहार बना सर्वश्रेष्ठ। म्यूट कर लेंगे सब लोग, प्लीज म्यूट कर लीजिए, ठीक है। न्यूज क्या है, खेलों को बढ़ावा देने में बिहार बना सर्वश्रेष्ठ राज्य। बिहार को एक अवार्ड मिला है, क्या नाम है इसका, स्पोर्ट्स स्टार SS अवार्ड 2026। स्पोर्ट्स स्टार SS अवार्ड 2026, इसमें बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स का अवार्ड मिला है, यानी बेस्ट स्टेट बना है जो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको वैसे भी हम लोग इधर रिसेंट में बताए हैं कि बिहार सरकार जो है वो खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल के क्षेत्र में बहुत सारा प्रयास कर रही है, ठीक है। तो उसी के बारंबारता में आप इस न्यूज को देख सकते हैं। अगला न्यूज है, नीट छात्रा मौत मामले में CBI ने दर्ज किया हत्या के प्रयास का मामला, ठीक है। तो अभी पटना में इस तरह का मामला सामने आया था, तो उसको जो है CBI को सौंप दिया गया है। उसी से संबंधित न्यूज है, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। CBI के बारे में बता दीजिए, किस मंत्रालय के अधीन ये काम करता है? CBI किस मामले के अधीन काम करता है? गृह मंत्रालय। नहीं भाई, कितनी बार बताएं आप लोगों को। अरे यार, पेंशन और कार्मिक मंत्रालय है ना, ऐसे बार बार गलती कर देते हैं आप लोग, सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं क्या? CBI जो है वो पेंशन और कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। चलिए, अगला न्यूज क्या है, किसानों को फसल चक्र के प्रति जागरूक करेगी सरकार। ये हमारे बिहार के कृषि मंत्री हैं रामकृपाल यादव, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत सारी बातें कही गई है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, ये बढ़ावा दे रहा है सरकार कृषि को, किस तरीके से जीवन निर्वाह कृषि से बढ़ाकर इसको व्यापारिक कृषि की ओर ले जाया जाए, ठीक है, प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर में किस तरह से परिवर्तित किया जाए, उसके बारे में बात चल रहा है। इसके अलावा बिहार सरकार जो है हर 5 वर्ष पर ना कृषि रोड मैप लेके आता है, और एक गाइडलाइन बनता है कि 5 साल में हम कृषि के क्षेत्र में किस तरह से डेवलपमेंट करेंगे, कौन कौन सा कदम उठाएंगे, कौन कौन से फसलों को प्राथमिकता देंगे, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा, कृषि रोड मैप कौन सा चल रहा है। यहाँ पे देखिए GI टैग वगैरह का बात किया गया है कि बहुत सारे उत्पाद हैं लिस्ट में जिसको GI टैग दिया जाएगा, और GI टैग दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, उसका व्यापारिक खेती शुरू होगा, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, देश विदेश में चर्चा होगी, तो उसका बिक्री बढ़ेगा। 2-3 फसल है, इसका नाम देखिए बताया गया है, जैसे दीघा का मालदा, ठीक है ना। तो ये GI टैग के श्रेणी में, लिस्ट में शामिल किया गया है। इसको हो सकता है संभावित सूची में शामिल है, आने वाले समय में आपको दीघा का मालदा जो है उसको GI टैग मिलता हुआ हो सकता है कि न्यूज मिल जाए। फिर सोनाचूर चावल है ना, सोनाचूर चावल जो है ये भी GI टैग, इसको भी मिल सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इंडिया US डील, इसके बारे में देखिए लेख लिख कौन रहे हैं, NK सिंह लिख रहे हैं। NK सिंह के बारे में बताइए, कौन है NK सिंह? NK सिंह कौन है? किसी आयोग के अध्यक्ष थे, बताइए तो।
के अध्यक्ष 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष थे एनके सिंह। और भी बहुत सारे आयोग के अध्यक्ष रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। बहुत सारा किताब वगैरह भी लिखे हैं ये। तो भारत और अमेरिका के बीच जो अभी डील हुआ है ना, उसका ये समीक्षा कर रहे हैं और सकारात्मक पहलू बता रहे हैं, पॉजिटिव्स बता रहे हैं। आपको पता होगा कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुआ है उसका जो है बहुत मतलब निगेटिव ब्रांडिंग बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि ट्रंप जो है ना वो खुद से ही बहुत सारा ऐसा बात बोल दिया है, ट्वीट कर दिया है, जैसे कि भारत जो है रूस से तेल नहीं खरीदेगा। दूसरा बात ये भी सामने आ रहा है कि भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी प्रभावित हो जाएगा नकारात्मक रूप से। हम लोग न्यूज पढ़े थे कि कश्मीर के जो सेब उत्पादक हैं उनको प्रभावित करेगा नकारात्मक रूप से। तो इस तरह से बहुत सारा नकारात्मक छवि बन के आया है। तो एनके सिंह इसके पॉजिटिव्स गिना रहे हैं कि कैसे जो है यूएस और इंडिया का ट्रेड डील है वो हमको पॉजिटिव सकारात्मक रूप से कैसे प्रभावित कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अ केस अगेंस्ट शांति एक्ट। शांति एक्ट बताइए तो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? शांति एक्ट किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? परमाणु ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। परमाणु क्षेत्र में प्राइवेट कंपनीज को बढ़ावा देना है ना, प्राइवेट कंपनीज का स्वागत करना। आपको पता होगा कि भारत में जितने भी परमाणु ऊर्जा जो वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो सब गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किया गया है। लेकिन अब शांति एक्ट आ जाने के कारण क्या होगा कि भारत में प्राइवेट कंपनीज भी जो है वो भी भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित कर पाएगी, ठीक है। वही न्यूज है। इसका फुल फॉर्म हम बताए थे। शांति का पूरा नाम क्या है? सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेंस और इंटरव्यू के लिए जरूरी है, स्किप कर सकते हैं। इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। ये 16th फाइनेंस कमीशन से जुड़ा हुआ लेख है। उत्तर और दक्षिण के मध्य राजस्व के किस तरीके से उसका संतुलन बनाया जा रहा है, कैसे राजस्व को डिवाइड किया जाएगा, उसी से जुड़ा हुआ न्यूज है, ठीक है ना। तो हम लोग फाइनेंस कमीशन को डिटेल में देख चुके हैं, उससे बाहर सवाल नहीं बनेगा। बस उन्हीं चीजों को जो है फिर से लिख दिया गया है इसमें। आगे चलते हैं। अगला न्यूज क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम के 6 स्टेंजाज को गाना है। पहले सिर्फ 2 ही को गाना होता था, अब 6 को गाना है और नया प्रोटोकॉल आया है गृह मंत्रालय की तरफ से। इसके बारे में हम एक संक्षिप्त जानकारी दे देते हैं थोड़ा डिटेल में। जो लोग भी थोड़ा इच्छुक हो डिटेल में जानने के लिए या जो भी मेंस और इंटरव्यू देंगे या निबंध लिखेंगे उनके लिए जरूरी है। देखिए वंदे मातरम के 6 अंतरों को गाना जो है ना अब अनिवार्य कर दिया गया है और ये प्रोटोकॉल बना दिया गया है। 1937 में जो है कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ तो ये निर्णय लिया गया था कि केवल 2 अंतरों को ही राष्ट्रगीत माना जाएगा, ठीक है। केवल 2 अंतरों को 1937 में। आगे के अंतरों को क्यों शामिल नहीं किया गया था? क्योंकि इसमें आगे के अंतरों में हिंदू देवी देवताओं का वर्णन है, देवी लक्ष्मी दुर्गा इन सब का वर्णन किया गया है। तो ऐसा मानना था हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का कि उस समय जो है 1937 के आसपास मुस्लिम लीग और इन सब का जो बोलबाला अधिक था, तो लग रहा था कि कहीं हिंदू मुस्लिम उन्माद न बढ़ जाए, डिवीजन और न बढ़ जाए। तो एक मतलब बीच का रास्ता निकालते हुए क्या कि सिर्फ 2 अंतरों को राष्ट्रगीत बनाए थे। अब अभी क्या हुआ है 2025 में दिसंबर अभी जो हुआ है आपको शीतकालीन सत्र, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि हम सभी अंतरों को राष्ट्रगीत बनाएंगे। बहुत बहस भी हुआ और अभी गृह मंत्रालय के द्वारा ये प्रोटोकॉल बना भी दिया गया है। साल याद रखिएगा 1937, केवल 2 अंतरों को गाना था। अब एक सुप्रीम कोर्ट का मामला याद रखिए। मामला क्या है? बीजू इमैनुअल मामला, ठीक है। बीजू इमैनुअल वर्सेस भारत सरकार मामला है। ये 1986 का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था और इसमें कहा गया था कि राष्ट्रगीत गाने के लिए ना बाध्य नहीं किया जाएगा किसी को, ठीक है। राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? तो ये सुप्रीम कोर्ट बोला था कि राष्ट्रगीत गाने के लिए अगर आप उसको फोर्स करते हैं तो वो जो है संविधान के अनुच्छेद 25 और 19 का हनन है। बताइए अनुच्छेद 25 और 19 क्या है? अनुच्छेद 25 और 19 किस चीज से जुड़ा हुआ है? 25 तो धार्मिक मामलों से जुड़ा है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, हम पूछते हैं वही बताएंगे। आस्था जी बताइए तो ये अनुच्छेद 25 क्या है? चलिए जीतू आप बताइए क्या है अनुच्छेद 25 और 19 क्या है? अनुच्छेद जो है 25 जो है आपका ये धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा। और उसके बाद में 19 जो है स्वतंत्रता से है, जैसे क्लोज में ए से लेके एफ तक है। अब 25 से 28
में हर चीज का अलग अलग, जैसे कि हर ठीक व्यक्ति ठीक ठीक धर्म ठीक, को बस भाई, ठीक है। देखिए 19 जो है ना, इसके तहत स्वतंत्रता वाला बता दिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि चुप रहने की स्वतंत्रता भी जो है ना आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आती है कि नहीं? बोलने का अधिकार तो है, वाक्य अभिव्यक्ति का तो आजादी है, लेकिन चुप रहने का अधिकार भी हमको संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मिलता है, ठीक है ना? तो अगर कोई गाना नहीं गाना चाहे तो वो भी अनुच्छेद 19 में आता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जब अपना निर्णय दिया था तो उसमें ये भी बताया कि अनुच्छेद 51 है ना, 51 का जो एक क्लाउज है, यानी जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, उसके अंतर्गत बोला गया है कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय झंडा इन सब का मतलब उसकी रक्षा करना है, उसको बढ़ावा देना है। तो सुप्रीम कोर्ट ये बोला था कि इसमें सिर्फ राष्ट्रीय गान और झंडा ही शामिल है, राष्ट्रीय गीत भी इसमें शामिल नहीं है। तो ये बीजू इमैनुअल का जो मामला है, ठीक है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि अभी चर्चा में है वंदे मातरम, तो इससे जुड़ा हुआ जितना भी आयाम है वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो याद रखिएगा 1937 का अधिवेशन और बीजू इमैनुअल का मामला 1986। 1937 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, ये बताइए। फैजपुर में हुआ था, नेहरू जी किए थे। फैजपुर में और नेहरू जी, ये किसी गांव में किया गया पहला अधिवेशन था, है कि नहीं? यही था ना फैक्ट? हाँ यही था। ठीक है, चलिए अगला न्यूज ये है। अब यहाँ से 14 तारीख का करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। पहला न्यूज है, भारत सरकार का केंद्र की पीएम आशा योजना लागू कराने से इनकार, है ना? तो पीएम आशा योजना क्या है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। प्रधानमंत्री आशा का फुल फॉर्म क्या है? आय संरक्षण अभियान, ठीक है। तो सरकार जो है, मतलब पंजाब सरकार जो है, वो पंजाब में इस कानून को लागू करने नहीं जा रही है, मना कर दिया है, ठीक है ना? तो ये न्यूज आप लोगों को पता होना चाहिए। क्यों नहीं लागू कर रहा है? क्योंकि पंजाब को लग रहा है कि अगर ये कानून, मतलब ये योजना अगर हम लागू कर देते हैं तो पंजाब में बहुत सारा मार्केट है, एपीएमसी मार्केट, ठीक है, वो प्राइवेटाइज हो जाएगा, यानी प्राइवेट इंटिटियों के हाथ में चला जाएगा। तो इसलिए जो है इसको लागू नहीं कर रहा है। हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस इंपॉर्टेंट है पीएम आशा योजना का पूरा नाम। आप लोग ये बताइए, एमएसपी, एमएसपी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है और कितने फसलों को एमएसपी के तहत जो है उसमें चिन्हित किया गया है? बताइए, किन्हीं को पता है तो। न्यूनतम समर्थन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सपोर्ट प्राइस, ठीक है। और इसमें कितने फसलों को शामिल किया गया है? 22 है क्या? 22 + 1 है, ठीक है। एक जो है ये गन्ना है और 22 फसल है, इसमें रबी खरीफ सब शामिल है। याद रखिएगा एमएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कमिटी है जो निर्धारित करती है कि कितना एमएसपी दिया जाएगा। कमिटी का नाम क्या है? कमिटी का नाम बताइए। किसी को पता नहीं है क्या? आप लोग क्या कर रहे हैं? इतना इंपॉर्टेंट चीज है भाई। क्या भाई, देखिएगा आप लोग, ये बताएंगे, आगे चलते हैं। जी क्या बता रहे हैं? कृषि लागत आयोग एवं मूल्य आयोग, बहुत बढ़िया है ना। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यही सिफारिश करती है, और इन्हीं की सिफारिशों पर जो है एमएसपी की दरें तय होती हैं साल में 2 बार, ठीक है। कृषि रबी और खरीफ फसलों की बुआई से पहले जो है एमएसपी निर्धारित हो जाती है, ठीक है ना, बुआई से पहले। याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये सब चीजें पता होनी चाहिए। कैसे इतना आप लोग मैसेज करते हैं, बताते हैं कि हम ये एग्जाम पास किए हैं, ये किए हैं, ये सब छोटा मोटा जो न्यूज है ये भी नहीं पता है आप लोगों को। कैसे चलेगा? म्यूट कर लेंगे। जीतू आप म्यूट कर लीजिए, आंसर नहीं कर रहे हैं तो आप म्यूट कर लीजिए। अगला देखिए क्या है, भारतीय पासपोर्ट की बढ़ी धाक, हेनले रैंकिंग में 10 पायदान की उछाल। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हर साल जो है वो जारी किया जाता है। इवन एक साल में 3 से 4 बार ये जारी किया जाता है, ठीक है। हेनले एंड पार्टनर्स नाम का संगठन है जो इसको घोषणा करता है, इसका जारी करता है। भारत जो है लास्ट ईयर 85th पोजीशन पे था, और इस बार जो है 10 पायदान सुधर कर 75वें स्थान पर आ गया है। तो ये काफी बेहतर है, ठीक है। 2026 में जो है 75वें स्थान पर आ गया है भारत, ठीक है। 2025 में 85वें स्थान पर था भारत। जो है वो अब 56 देशों में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भारतीय जो होंगे टूरिस्ट उनको मिलेगा,
ठीक है ना। 56 देशों में वीजा एंड अराइवल की सुविधा है। पहले स्थान पर कौन है? सिंगापुर है। दूसरे स्थान पर जापान है। ठीक है, याद रखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये न्यूज आपको बहुत सारा आर्टिकल आज इसी से संबंधित मिलेगा, बहुत सारा संपादकीय भी छपा है। न्यूज क्या है? बांग्लादेश की सत्ता में 20 साल बाद वापसी को तैयार बीएनपी। बीएनपी का पूरा नाम क्या है? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है। खालिदा जिया, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वो इनकी नेता थी बीएनपी की। ठीक है, अब उनके पुत्र हैं जिनका नाम है तारिक रहमान। तारिक रहमान, ठीक है, वो बीएनपी के अध्यक्ष भी हैं, बांग्लादेश नेशनल पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, इसको 2/3 मेजोरिटी मिला है, यानी लगभग 200 से ज्यादा, यानी 212 सीट जो है वो जीती है चुनाव में। इसके अलावा सेकंड नंबर पे कौन सी पार्टी रही है? तो इसका नाम है जमात ए इस्लामी। इसको 77 सीट मिला है, 77 पदों पर ये जीती है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो जमात ए इस्लामी है ना, ये एक प्रकार से कट्टरपंथी विचारधारा वाली पार्टी है। तो भारत के मद्देनजर से बहुत बेहतर है कि ये पार्टी जो है ये चुनाव नहीं जीती है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार जो है ये पार्टी चुनाव जीत सकती है, सरकार बना सकती है, लेकिन भारत के लिए बहुत अच्छा है कि ये कट्टरपंथी सरकार मतलब जो पार्टी है वो मतलब सरकार नहीं बना पाएगी, सेकंड नंबर पे रहेगी। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। 299 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से 212 सीट जो है बीएनपी जीती है। अच्छा, मजेदार बात क्या है कि टोटल जो है ना 350 सीट है वहां पे बांग्लादेश में, जिसमें से 300 सीट के लिए ही चुनाव होता है। बाकी का 50 सीट जो है ना ये महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो ये न्यूज भी आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए। आगे चलते हैं। ये देखिए, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर जो है उसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। एडीआर क्या है? ये एनजीओ है जो चुनाव प्रबंधन से जुड़ा हुआ आंकड़ा जो है वो प्रस्तुत करती रहती है। जो लोग भी मेंस दिए होंगे उनको पता होगा कि इसका आंकड़ा जो है इसको कोट करना पड़ता है राजनीति से संबंधित क्वेश्चंस में, है ना। पॉलिटी से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन होगा तो आपको एडीआर के आंकड़े देने होते हैं, है ना। ये जो है एनजीओ वो हर वर्ष बहुत सारी रिपोर्ट लाती है, जैसे कि कितने पॉलिटिकल पार्टीज में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, या फिर कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज में कितने मतलब वैसे लोग हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, कितना धन संपत्ति है, सब आंकड़ा जो है ये प्रकाशित करती है, बताती है डिटेल में। इसी के द्वारा जो है एक नया रिपोर्ट आया है जो बताया है कि इस बार साल 2025 में किस पार्टी को कितना चुनावी चंदा मिला है। ठीक है, तो आंकड़ा बताया गया है कि जो 100% जो मिला है ना, उसमें से 82% सिर्फ बीजेपी को गया है, और सेकंड नंबर पे है कांग्रेस जिसको मात्र 7.8% ही गया है। ठीक है, यानी 100 रुपया अगर टोटल था तो उसमें से 82 रुपया सीधा बीजेपी को गया है, 7 से 8 रुपया ही जो है कांग्रेस के पास गया है। तो ये एक प्रकार से चिंताजनक स्थिति है लोकतंत्र के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो बराबरी का जो है ना, इक्वल जो अपॉर्चुनिटीज है, जो सभी राजनीतिक पार्टी को बराबरी का मौका देता है, वो कहीं ना कहीं दिखता है कि कमजोर हो रहा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल जो है आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगी। ठीक है ना, तो ये एक चिंताजनक स्थिति है। एडीआर का रिपोर्ट जो है आप कोट कर सकते हैं। हो सकता है कि इस बार बीपीएससी में आपको 8 नंबर में ये प्रश्न मिल जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है नागरिक देवो भव संदेश के साथ सेवा तीर्थ परिसर की शुरुआत। इसके बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। पहले ये पीएमओ नाम था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, अब नाम बदलकर सेवा तीर्थ हो गया है। और जैसे ही प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ में गए, नए ऑफिस में गए हैं, तो पहले ही दिन जो है ना 4 फैसला ले लिए हैं। ठीक है, पहला फैसला क्या लिए? पीएम राहत योजना के तहत सड़क हादसों में घायल व्यक्ति का 1.5 लाख तक जो है कैशलेस इलाज होगा। पहला निर्णय ये लिए। दूसरा लिए हैं मार्च 2029 तक 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। तीसरा है कृषि अवसंरचना कोष को 2 लाख करोड़ रुपया दिया गया है। और चौथा है स्टार्टअप इंडिया फंड को भी बढ़ाया गया है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखिएगा कि ये सब प्रधानमंत्री की प्रायोरिटीज में शामिल है, तभी तो नया ऑफिस में जाने के बाद ये सब प्रयास वो कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से बिहार का न्यूज शुरू हो जाता है। तारेगना के बारे में पता है क्या? किसी को पता है ये तारेगना क्या है, कहाँ पे है ये? है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तारेगना क्या है? ये पटना के मसौढ़ी में है, और आर्यभट्ट जो थे वो यहाँ पर वेदशाला स्थापित किए थे।
तो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं जिनका नाम है डॉक्टर भीम सिंह भावेश, ठीक है, वो कहे हैं कि तारेगना में जो है ना एक मतलब खगोल क्षेत्र से जुड़ा हुआ यहाँ पे कुछ स्थापित करना चाहिए, है ना। जैसे दिल्ली में जंतर मंतर वगैरह है जहाँ से इस तरह का रिसर्च होता है, वैसा ही बोल रहे हैं कि पटना के तारेगना में भी इस तरह का कुछ स्थापित होना चाहिए अनुसंधान केंद्र, ताकि जो ये तारेगना है जो जिसका इतिहास में बहुत महत्व है वो उसका महत्व बरकरार रहे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है तारेगना किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो आर्यभट्ट यहाँ पे अपना वेधशाला स्थापित किए थे, रिसर्च यहीं पे किया करते थे, ठीक है। चलिए, कर बिघिया पता है क्या, कर बिघिया चर्चा में रहा है, क्यों रहा है कर बिघिया, पटना में है कर बिघिया, क्यों चर्चा में रहा है बताइए। वहां पे एक थर्मल पावर प्लांट था, ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन ये जो है ना बहुत पहले ही बंद हो गया जी, ये बहुत पहले बंद हो गया था, तो अब उसको ना म्यूजियम बनाया जा रहा है, ठीक है, म्यूजियम। दुनिया में जितने प्रकार के मतलब बिजली बनाने के स्रोत हैं, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, पन बिजली हो, वायु से बनता हो, कोयला से बनता हो, इन सभी का जो है ना एक म्यूजियम बनेगा पटना के कर बिघिया में। ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला न्यूज क्या है, सभी बंद चीनी मिलों का को जल्द शुरू करे, किसानों को होगा फायदा। मुख्यमंत्री जो है वो चरणबद्ध तरीके से जितने भी चीनी मिले हैं उसको शुरू करेंगे, ठीक है। 7 निश्चय के तहत इसको प्रायोरिटी सेक्टर में शामिल किया गया है, तो कुछ दिनों में आपको न्यूज मिल सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए एक रिपोर्ट आया है, क्या कह रहा है, ऐसे ही बहाते रहे पानी तो 2050 तक बिहार में संकट। आईआईटी पटना जो है एक इंडिपेंडेंट सर्वे किया है और वो बता रहा है कि बिहार जो है ना वो अब वाटर सरप्लस राज्य नहीं रह गया है। वाटर सरप्लस मतलब क्या, कि जरूरत से ज्यादा पानी था बिहार के पास, लेकिन नया रिपोर्ट कह रहा है कि अब बिहार जो है वो वाटर सरप्लस नहीं रह गया, बल्कि वाटर स्ट्रेस राज्य बन गया। यानी अब पानी की समस्या बिहार में देखने के लिए मिल रही है, और अगर इसी तरह से स्थिति रही और हम लोग इस पे काम नहीं करेंगे तो 2050 तक जो स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। अब सोचिए कि बिहार को अगर आप देखिएगा, उत्तर बिहार नदी से मतलब बाढ़ से प्रभावित है ना, और इसी बाढ़ के बीच बीच में बहुत सारा जिला ऐसा है जहां पानी की समस्या है, और दक्षिण बिहार में तो बाढ़ की समस्या है ही, सॉरी सूखे की समस्या तो है ही, है ना। तो बिहार जैसे राज्य में जहां इतनी नदी है, इतना जाल है नदी का, वहां भी पानी की समस्या है। ये बहुत चिंताजनक स्थिति है, इस पे सरकार को काम करने की जरूरत है। मेंस वगैरह में आप ये रिपोर्ट जो है उसको कोट कर सकते हैं, बता सकते हैं, प्रामाणिकता आपके उत्तर में आएगी। अगला क्या है, गेट्स फाउंडेशन के साथ एमओसी का 5 वर्षों के लिए नवीनीकरण, है ना। ये गेट्स फाउंडेशन क्या है, तो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है। बिल गेट्स का नाम आप लोग सुने होंगे, तो बिल गेट्स है और इसके अलावा मिलिंडा उनकी वाइफ थी, उन दोनों के द्वारा मिलाकर जो है ना बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन शुरू किया गया था। तो बिहार सरकार के साथ जो है ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये संगठन काम कर रही है, ठीक है ना। तो उसको 5 साल का और एक्सटेंशन मिल गया है, 5 साल के लिए और जो इस क्षेत्र में ये काम करेगी। ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के गोल नंबर 3 में शामिल है। टोटल कितने गोल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ गोल्स कितने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? 17 है कि 18 है? 17, ठीक है ना। और 2030 तक जो है इसको पूरा करने का लक्ष्य है। इसको स्थापित कब किया गया था, 2015 से शुरू हुआ है, 2030 तक जो है ये लक्ष्य की प्राप्ति की बात कही गई थी। बताइए कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, बताना चाह रहे हैं क्या हरिओम आप? 17 कंफर्म चलिए नहीं है। ठीक ठीक ठीक, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइंस डे भी है। इसके अलावा पुलवामा की 7वीं वर्षगांठ है। याद होगा 2019 में पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ था, ठीक है, तो उसका 7 वर्ष पूरा हो गया है। इसी के उपलक्ष्य में एक लेख यहाँ पे लिखा गया है। याद रखना है, पुलवामा के बाद जो है भारत सरकार के द्वारा बालकोट एयर स्ट्राइक किया गया था, ठीक है, और उसके बाद से ही भारत सरकार जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म नीति को स्थापित किया है। यानी आतंकवाद पे 0 टॉलरेशन, है ना, सहिष्णुता नहीं रखना है। अगर आक्रमण होता है तो उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, जटिल होता पेयजल का संकट।
तो पता है भारत जो है वो जल संकट की समस्या से जूझ रहा है। एक रिपोर्ट आया है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2025, इसमें भारत का स्थान 172 देशों में से 138वां है। ठीक है, ये सब आंकड़ा आपको याद नहीं रखना है। जो लोग भी मेंस वगैरह देना चाहते हैं वो अपने कॉपी में इन सबको नोट कर सकते हैं। याद नहीं करेंगे लेकिन धीरे धीरे क्या होगा ना कि ये आपके माइंड में चला जाएगा। जब कभी भी निबंध लिखेंगे या आप आंसर लिखेंगे तो आपका जो उत्तर होगा उसको प्रामाणिकता देगा। आप ऐसा नहीं लगेगा कि आप हवा में बात कर रहे हैं, आप बताएंगे कि हम रिपोर्ट के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये समस्या सिर्फ हम कह रहे हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक रिपोर्ट भी यही समस्या का जो है बात कर रहा है। तो इसके लिए जो है ये सब इंडेक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना। देखिए इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि भारत जो है वो 172 देशों में से 138वें स्थान पर है। विश्व का 4% शुद्ध जल जो है भारत के पास है और विश्व का 100% में से 17% आबादी भारत में निवास करता है। तो ये बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। 17% आबादी के पास मात्र 4% शुद्ध जल है। तो इस हिसाब से आने वाले समय में बहुत बड़ा जल संकट हो सकता है। इतना ही नहीं, भारत में जल को लेकर अन्य बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे यहाँ पे पानी में आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट जैसी जो धातुएं हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, और पानी को लेकर जो है भारत सरकार बहुत पहले से ही सजग है। इसके लिए एक एक्ट भी लाया गया था, कानून बनाया गया था, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, लेकिन इसका क्रियान्वयन जो है बहुत प्रभावी रूप से नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चिंता का बात है जिसको व्यक्त किया गया है इस लेख के माध्यम से। और अंत में यहाँ पर कुछ सुझाव दिया गया है कि किस तरह से हम लोग जल के संकट से जूझ सकते हैं, किस तरीके से हम प्रयास कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में हमको समस्या से ना गुजरना पड़े। अब यहाँ से आपको सिर्फ बांग्लादेश वाला ही न्यूज मिलेगा। ठीक है, मोदी ने रहमान से कहा साथ काम करने को सुख। पता होगा आपको बीएनपी जीत गई है बांग्लादेश में। नेक्स्ट न्यूज, नए युग की ओर बांग्लादेश, सेम न्यूज है, बांग्लादेश जीत गया है। इसके अलावा इस लेख में भारत सरकार जो है और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के मध्य बायलैटरल रिलेशंस जो है कैसे कैसे स्थापित होगा उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, पहले तो ये मैप देख लीजिए। इस मैप में ये बांग्लादेश आपको दिख रहा होगा। भारत और बांग्लादेश का सीमा 4096 किलोमीटर का है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है। ठीक है, इसके अलावा भारत और बांग्लादेश का जो रिलेशन है, ठीक है, वो किन किन मुद्दों पर आधारित है। तो पहला क्या है, चर्चा में रहेगा ये कि शेख हसीना जो है वो 7 अगस्त 2025 से ही भारत में है। ठीक है, तो हो सकता है कि बांग्लादेश जो है वो कहे कि शेख हसीना को सौंप दीजिए, वापस कर दीजिए। तो ये गंभीर एक मुद्दा बन सकता है भारत बांग्लादेश रिलेशन के बीच। दूसरा है, भारत सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, यानी बांग्लादेश और भारत जो है आपस में बहुत बड़ा ट्रेड करता है ना, बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदार है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश से बहुत सारे लोग जो हैं वो मेडिकल टूरिज्म के तहत, यानी चिकित्सा के लिए भारत आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा कि यहाँ पे सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर है, बहुत पतला है, इसको चिकन नेक कहते हैं। तो कनेक्टिविटी, इन क्षेत्रों की कनेक्टिविटी के लिए भी बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि यहाँ पे बहुत सारा रेल नेटवर्क है। इसके अलावा 56 नदियां जो हैं वो भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है आपस में मतलब बहती हैं। ठीक है, इसके अलावा बॉर्डर जो है ये देख ही रहे हैं आप, 4096 किलोमीटर का। तो इन सब दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज जो हैं उनका सुरक्षा भी जो है भारत के लिए एक चिंता का मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, फिर बिम्स्टेक और में जो है भारत और बांग्लादेश दोनों शामिल है। तो बिम्स्टेक जो है वो किस तरीके से आगे सुचारू रूप से काम करेगा, क्षेत्र के मतलब डेवलपमेंट के लिए किस तरह से काम करेगा, तो ये भी एक मुद्दा है। इसके अलावा आसियान की कनेक्टिविटी की बात करें तो भारत और आसियान के देश की कनेक्टिविटी जो है वो बांग्लादेश पर भी कहीं ना कहीं निर्भर करती है। ठीक है, तो ये सब बहुत सारा मुद्दा है। आप बहुत ये सब आर्टिकल पढ़िएगा ना तो ये सब यही सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये आर्टिकल भी वही है। ठीक है, बांग्लादेश के पॉलिटिक्स के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल ये जो है ये भी बांग्लादेश से ही जुड़ा हुआ है, बीएनपी जीत गई है। ये न्यूज भी जो है बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी देखिए बहुत सारा जो है 7 अलग अलग पॉइंट्स गिनाए गए हैं, इवन 8 पॉइंट गिनाए गए हैं कि भारत बांग्लादेश का रिलेशन कैसे बहाल हो सकता है। और यहाँ आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे जो निबंध में आप ये कोटेशन यूज कर सकते हैं। प्रेम मृत्यु से अधिक शक्तिशाली है, मृत्यु जीवन से अधिक शक्तिशाली है, यह जानते हुए भी मानव के बीच कितनी संकुचित सीमाएं खींची हैं।
अगला क्या है नेक्स्ट, जल्दबाजी में लिया गया सही निर्णय भी गलत परिणाम देता है। तो ये सब कोटेशंस पे आप निबंध लिख सकते हैं या फिर निबंध में आप इन सबको शामिल कर सकते हैं। तो ये सारा जो है हमारा 2 दिन के अंदर जितना भी इम्पोर्टेंट इश्यूज रहा था न्यूज में वो हम लोग देखे हैं।